बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। पाकिस्तान में इंतखाबी मेला सजने जा रहा है। हजारों उम्मीदवार मैदान में उतर आए। बड़े शहरों में बड़ों के मुकाबले होंगे। MQM भी मंशूर ले आई। कराची तालिबान ने घेर लिया। सियासत पर खौफ के साए बढ़ने लगे। हम तो कहते रहे, अब आलमी ज़राए इब्लाग वाले भी चीख उठे। खबरदार, होशियार बाश, धोखेबाज पार्लियामेंट के ख्वाब देखना छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट जाग रही है। सियासी जमातों को टिकट जारी करने में मुश्किल। इलेक्शन होते रहेंगे। निगरान हुकूमत पहले बसंत मनाएगी। सैयां बहे कोतवाल, अब बो काटा तो होगा। इंतखाबी दंगल का बिगल बच चुका। गहमा गहमी का दौर दौरा है। एक तरफ उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम से माहौल गरमा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के दफातर में भी रौनकें लगी हैं। 62-63 के तराजू में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की बेरहमाना पड़ताल हो रही है। मुल्क भर से 9,500 के करीब जमा होने वाले कागजात में से 4,100 से जायद की जांच पड़ताल मुकम्मल की जा चुकी है। 500 से जायद की तफसीलात इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर जारी भी कर दी हैं। जमा कराए जाने वाले कागजात नामजदगी के मुताबिक सियासत के नामी ग्रामी पहलवानों के दरमियान बड़े शहरों में बड़े मुकाबले होंगे। एक मुकाबला मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ और तहरीक इंसाफ के जावेद हाशमी के दरमियान लाहौर के हल्का N120 में होगा। शहबाज शरीफ मियांवाली में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को उनके आबाई हल्के में पिछाड़ने के लिए मैदान में उतरेंगे। इमरान खान का NA1 पेशावर में गुलाम बिलोर से भी टक्कर का मुकाबला होने की तवक्को है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने कराची में अपने लिए हल्का NA250 चुना है, जहां उनका मुकाबला जमात इस्लामी के नेमतुल्लाह खान और अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी से होगा। इंतखाबात में कामयाबी किसके कदम चूमेगी, इसका फैसला अवाम इंतखाबात में पार्टी मंशूर देखकर अपने वोट की ताकत से करेंगे। इंतखाबात में उतरने के लिए आज MQM ने भी अपने मंशूर का ऐलान कर दिया है। MQM के मंशूर में करवाने का जो वादा किया गया है, जो कुछ करवाने का, उनमें गुर्बत, महंगाई पर काबू पाने, गैस बिजली की कीमतें कम करने, PIA, रेलवे, पाकिस्तान स्टील समेत तमाम इदारों को मुस्तहकम करने की यकीन दहानी करवाई गई है। MQM के मंशूर की खास बात यह भी है कि MQM ने मुल्क में ज़रई इस्लाहात नाफिज करने, वडेरों जागीरदारों की ज़रई आमदनी पर टैक्स लगाने का भी वादा किया है। सवाल यह है, MQM अपने इंतखाबी मंशूर से अवाम का एतमाद जीतने में कामयाब हो पाएगी? MQM का दावा है कि सिंध में अगला वज़ीर आला उसका होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा रशीद गोडेल। रशीद गोडेल साहब, सबसे बुनियादी सवाल यह है कि जो इस्लाहात आप कह रहे हैं, हर कोई इनकी बात करता है ज़रई इस्लाहात के अलावा, लेकिन उसके लिए जरूरी है आपकी सिंध में हुकूमत बने। 10 साल में तो नहीं हो सका ऐसा। बहुत शुक्रिया उसामा भाई। तहरीक का जो सफ़र है कई सालों पे मुहित है, और ये वक्त ने साबित किया है कि हमने हर इलेक्शन में पिछले इलेक्शन से ज़्यादा सीटें ली और ज़्यादा वोट लिए। अब हम समझते हैं, कायदर अल्ताफ़ हसन भाई ने भी कहा और फारूक सत्तार भाई ने भी कहा कि अगला वज़ीर आला इंशाअल्लाह अज़ीज़ MQM का होगा। और जब हमारे पास ड्राइविंग सीट होगी तो हमारे पास फैसले करने की कुव्वत भी होगी। और इस दफ़ा जैसे पार्लियामेंट का आपने 5 साल कारकर्दगी देखी, उसमें भी हमने इकोनॉमिक प्लान दिया था। हमारी इकोनॉमिक फाइनेंस की टीम है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, हमने शैडो बजट भी दिया, गवर्नमेंट को लाइन बताई, एक्शन बताया कि इकोनॉमी को किस तरह दुरुस्त किया जा सकता है। खराबियाँ तो सभी बताते हैं उसामा भाई, असल मसला ये है कि खराबियों को दूर करने का रास्ता भी बताया जाए। और हमने रास्ता बताया, और पाकिस्तान की वाहिद पार्टी जिसने रास्ता बताया। और जो इकोनॉमिक प्लान हमने दिया, वो IMF की टीम जब हमें RGST के लिए बनाने के लिए आई, तो वो कहने पे मजबूर हो गई कि जितना होमवर्क आपका है किसी पाकिस्तान किसी और पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, और जो आप रोड मैप लेके आए, अगर इसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को चलाया जाए तो पाकिस्तान का अगला 20 साल का डेफिसिट बजट नहीं होगा, सरप्लस बजट होगा। अच्छा, अब जहां तक आपने मंशूर की बात की, कैसे होगा क्या होगा, 23 नुकाती मंशूर है हमारा। उसमें हमने हर शोबा जिंदगी को फोकस किया है। तालीम पाकिस्तान की सबसे पहली ज़रूरत है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जो तालीम का रुझान है वो बहुत कम है, और कम होने के साथ साथ हमारे पास निसाब तालीम अलग अलग है। गरीब के बच्चे के लिए पीला हाई स्कूल है, फिर मीडियम क्लास है, फिर अपर क्लास है, फिर इससे अपर क्लास है, ग्रामर स्कूल है, O लेवल है, A लेवल है। तो हमने समझते हैं कि खराबियों की जड़ ये तालीमी निसाब का यकसा ना होना।
ये नहीं कह रहे कि प्राइवेट स्कूल के दर्जात को कम किया जाए। हम ही समझते हैं जो सरकारी स्कूल है या लोअर स्कूल जो है उसका म्यार इतना बुलंद किया जाए। और तालीम में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब उसामा भाई, अगले 10 साल में 100 गुना ज्यादा आप कमा सकते हो। अगर आपने आज 1 बिलियन रुपीस इसमें सर्व किए तो हमारी कौम की बका इसमें शामिल है। और तालीम खुशहाली लाती है और तालीम ही बुनियादी उनसर है जिसकी हमारे को फोकस करने की जरूरत है। सभी रशीद गोडेल साहब, बड़ी अच्छी बातें हैं, सभी पार्टियां ये बातें करती हैं। सवाल ये है, आपके नाकदीन ये कहते हैं कि 10 साल हुकूमत में रहे आप, 2002 से लेके 2012 तक, तब हुकूमत का हिस्सा रहने के बावजूद ये सब कुछ क्यों नहीं हो सका? कराची में अमन क्यों नहीं हो सका? उसामा भाई, हुकूमत का हिस्सा रहे, हम ड्राइविंग सीट पे नहीं रहे, हम कोalition पार्टनर रहे। उसके बावजूद हमने कोalition पार्टनर होने के बावजूद भी जितनी तजावीज़ हमने दी हैं शायद पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ना सूबाई असम्बली में दी होंगी ना फेडरल असम्बली पार्लियामेंट में दी होंगी। हम तो समझते हैं कि तहकीक रिसर्च जो है MQM का बुनियादी उनसर है और हम रिसर्च करते हैं, हमारी टीम रिसर्च कर रही होती है और रिसर्च करके हम वो बात बताते हैं हुकूमत वक्त को। लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट की जहां बात करते हैं तो पार्लियामेंट में जागीरदार वडेरे सरमायादार बैठे हुए। हम 25 MNA थे उसामा भाई असेंबली के अंदर, 7% ऑफ द पार्लियामेंट थे और हमने वो तजावीज़ दी हैं। 18वीं तरमीम जहां हुई, सूबों की खुद मुख्तारी की बात हुई तो ये MQM का ही डिमांड थी और MQM ने अपने डिमांड को मनवाया, काफ़ी हद तक मनवाया। और हमने तो ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की भी बात की लेकिन वो हो नहीं सका। इसके अलावा हम मुकामी हुकूमतों का निज़ाम, जो सबसे बुनियादी खराबी है कि लोगों की बुनियादी सहूलतें मैसर नहीं है इस 65-67 साल होने के बावजूद। हम ये समझते हैं कि मुकामी हुकूमतों का निज़ाम उसामा भाई हो। दुनिया में हुकूमतें तरक्की की हैं, जिन जिन मुल्कों ने तरक्की की है उनके 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट होता है। 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट की बाइंडिंग आर्टिकल 140A में भी दी गई है। फिर वापस चला गया। मेरा आखिरी सवाल, रशीद गोडेल साहब, आखिरी सवाल। परवेज मुशर्रफ साहब आज कह रहे थे उन्हें उम्मीद है कि डिफेंस में आप उनके मुकाबले में अपना उम्मीदवार जो है उसको बिठा देंगे। क्या ऐसा हो सकता है और नए चेहरे को ला रहे हैं आप सामने? देखिए, हमारी पार्टी में तो शुरू दिन से उसामा भाई कोई जागीरदार वडेरे सरमायादार के बेटे नहीं आए, कोई कायदे अल्ताफ सनबा के रिश्तेदार नहीं आए। और हम पार्टी में तो अल्ताफा ने वो मिसाल कायम की है जो दूसरी पार्टियों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। कारकुनों को टिकट दिया है। जहां तक मुशर्रफ साहब की बात हुई, अभी तक पार्टी का कोई ऐसा फैसला नहीं है कि हम 250 से अपना उम्मीदवार हटाएंगे। सही। अच्छा, अगर आपको फिर हुकूमत ना मिली सिंध में तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि ये जो इस्लाहात हैं ये तो नहीं हो सकेंगी जब तक आपके पास मेजॉरिटी नहीं होगी। उसामा भाई, जहां तक हमारा किरदार है, कहता है हिस्सा बकदर जुस्सा, हमने अपने जुस्से से बढ़ के काम किया है। पार्लियामेंट की कानून साजी में देख लें, फाइफन की रिपोर्ट उसामा भाई देख लें, एक इदारा है फाइफन, फेयर एंड फ्री इलेक्शन का, उसमें लिखा हुआ है कि इस पार्लियामेंट के अंदर 88% पार्टिसिपेशन अगर थी किसी पार्टी की, वो MQM की थी और जितनी अटेंडेंस थी तो वो MQM की थी। तो कायदे तरीके अल्ताफ हसन भाई के नुमाइंदे रिसर्च भी करते हैं, टाइम भी देते हैं और मुल्क को बेहतरीन दिमाग के साथ कानून साजी भी देते हैं। बहुत 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 शुक्रिया रशीद गोडेल साहब। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कहना है कि उनको हुकूमत में हिस्सा इतना नहीं मिल सका, इस कदर उनके पास तादाद नहीं थी कि वो इस्लाहात नाफिज कर सकते, और अब वो उम्मीद रख रहे हैं कि सिंध में अगला वज़ीर आला उनका होगा और फिर वो इस्लाहात लेकर आएंगे जो मंशूर उन्होंने पेश किया है। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। कराची तालिबान ने घेर लिया, सियासत पर खौफ के साए बढ़ने लगे। हम तो कहते रहे, अब आलमी ज़राए इब्लाग वाले भी चीख उठे। कराची में कलअदम तंजीमों का बढ़ता हुआ असर और रसूख, बेलगाम कार्रवाइयां और महफूज पनाहगाहें हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ साथ शहरियों के लिए भी खतरे की घंटियां बजा रही हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक कलअदम तहरीक तालिबान के हकीमुल्लाह महसूद और वली रहमान ग्रुप, कलअदम लश्कर जंगिया कारी आबिद ग्रुप और कलअदम पंजाबी मुजाहिदीन के नाम से काम करने वाली तंजीमें शहर में पंजे गाड़ चुकी हैं। इस बात का इजहार हम बारहा इसी प्लेटफॉर्म यानी टॉप स्टोरी में करते आए हैं। आखिरी मरतबा 4 मार्च को कराची में तालिबान के बढ़ते रसूख के बारे में आपको आगाह किया था, जबकि दुनिया न्यूज के इंतहाई मुस्तैद और मोतमिद नुमाइंदे बाबर सलीम इसी प्रोग्राम में 1 से ज़ायद बार कराची के हालात का नक्शा खींच चुके हैं। कराची में मंगू पीर, बल्दिया इत्तेहाद टाउन, गुलशन बनेर,
सुल्तानाबाद और मवाशगोट वो इलाके हैं जहां दहशतगर्दों के ठिकाने इस कदर मजबूत हो चुके हैं कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की यहां आजादाना नकलो हमल भी अब मुश्किल होती जा रही है, जबकि यहां तालिबान की तरफ से लगाई जाने वाली मुबैना अदालतें और उनके फैसले भी हुकूमती रिट को चैलेंज कर रहे हैं। ये चैलेंज इस कदर बढ़ चुका है कि अब इसका जिक्र आलमी ज़राए इब्लाग में भी हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान एक मुमताज सियासी तंजीम यानी अवामी नेशनल पार्टी के दफातर तबाह और इसके कारकुनों को खौफजदा करके वहां से मैदान खाली करवा चुके हैं, जिसके बाद एएनपी को 11 मई के इंतखाबात में धचका लग सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि तालिबान के हथकंडे मंगूपीर के इलाके में ज्यादा देखने को मिलते हैं, जहां 3 मरतबा पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया और 8 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। इन इलाकों के लोगों का कहना है कि तालिबान मोटरसाइकिलों जीपों में बैठकर लोगों से भत्ते का मुतालबा करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक स्वात ऑपरेशन के बाद कराची में पश्तून आबादी 50 लाख तक जा पहुंची है और तालिबान इसी आबादी में घुल मिल चुके हैं। अखबार के मुताबिक पुलिस और मकामी पश्तूनों का कहना है कि इस वक्त तालिबान के 3 धड़े कराची में सरगर्म हैं। ज्यादा ताकतवर धड़े की जड़ें जनूबी वजीरिस्तान में पाई जाती हैं और इस पर महसूद कबाइल का गलबा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक तालिबान के तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान का दावा है कि सिर्फ एमक्यूएम और एएनपी नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी को भी तालिबान निशाना बनाएंगे। पुलिस और असास इदारों के हत्थे चढ़ने वाले दहशतगर्दों के इंकशाफात इस बात के गम्माज हैं कि कराची उन तंजीमों के लिए फंड हासिल करने की बेहतरीन मंडी बन चुका है, जिसके लिए इन तंजीमों के कारिंदे बैंक डकैती, भत्ता और असलहे की गैर कानूनी तरसील जैसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। हैरान कुन तौर पर शहर कायद के मज़ाफ़ात में रूपोश इन दहशतगर्दों की अक्सर कार्रवाइयां अंदरूने शहर हुआ करती हैं। नाकिस इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिवायती सुस्ती सानिया अब्बास टाउन पुलिस और हसास इदारों पर हमलों की सूरत में सामने आती हैं। कराची में तालिबान के बढ़ते हुए अमल दखल और रियासती इदारों के किरदार, जबकि सियासी जमातों के खिलाफ पाए जाने वाले खतरात पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा शाहिद सैयद। शाहिद सैयद साहब, कराची कोई कबायली इलाका नहीं है, यहां पर तो हुकूमत है, उसकी रिट है, फिर तालिबान इस तरह किस तरह फैल सकते हैं? उसामा, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है कि ये कोई कबाइल या कोई पहाड़ी इलाका नहीं है, मगर बदकिस्मती ये है कि हम पिछले 6-8 महीनों से मुस्तकिल तौर पे ये बात बता रहे हैं कि यहाँ पे तालिबान आए हुए और वो खुद मान रहे हैं, हम नहीं कहते। तालिबान खुद जो है वो कहते हैं कि हमने मारा है और लोगों को, हमारे पार्टी के मजीद लोगों को थ्रेट देते हैं और उनको बता दें कि अगर आप हमें इतना वो ताजियात नहीं भरोगे, पैसे नहीं दोगे और आप एएनपी में काम करोगे तो आपके साथ ये हम कर देंगे जो हमने अमीर सरदार को किया, जो हमने सैयद अहमद खान को शहीद किया, उन शहदा के नाम लेके उनको तड़िया देते हैं। और हमारे पास बहुत सारे लॉट ऑफ नंबर है, कुछ नंबर वजीरिस्तान के भी है, अफगानिस्तान के भी, कुछ लोकल नंबर है। और यहां तक भी आपने कंप्लेन की है कि हमारे एक पीएस के जो सदर है उनको बताया कि अभी आपका बेटा वहां गाड़ी के पास बैठा हुआ है, थोड़ी देर पहले आप फलाने आदमी के साथ जा रहे थे, मतलब उसके ऊपर वहां उस मोहल्ले में, उस आबादी में, उसके नजदीक आसपास वो बंदे खड़े हैं। अब ये नेटवर्क पकड़ना, इसको खत्म करना हुकूमत वक्त का काम होता है। हमारा काम था कि प्रयास करना और हमने बताना था। हम तो आज नहीं, हम तो काफी सालों से बता रहे कि भाई ये जो दहशतगर्दी है दुनिया में हम इसको कंडम करते हैं, हम इसको पूरा दुनिया के लिए मौजूद समझते हैं। कई उलमाए सू है कि वो शरफ करते हुए शलतालू नहीं बोलते। अगर इसको उलमाए हक उठे और इस चीज को कंडम करे, वो लोग जो इनको फितवे दे चुके हैं इनको जायज करार दे दें, तो हमारे जो फौज के लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे एफसी और पुलिस का सर उठा के काट के लेके जा रहे हैं, जो हमारे बेगुनाह दरगाहों पे धमाके हो रहे हैं, तो ये रुक जाएंगे। लेकिन वो उलमाए हक खामोश है और उलमाए सू इस चीज का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और आने वाले इलेक्शन में मुझे ये लग रहा है कि जैसा प्री प्लानिंग से वो लोग बाकायदा उनसे काम ले रहे हैं कि ये उनकी विंग है, मगर सिर्फ ये कि उसका नाम तालिब रखा हुआ है और वो एक सियासी पार्टियों को लीड कर रहा है। लेकिन आपका इशारा अगर मजहबी जमातों की तरफ है तो उनके लोग भी तो मारे जाते हैं। बहुत कम इस तरह से मैं आपको बताऊं, जैसे पहले अदवान हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी नाम लिया, एएनपी का भी नाम लिया और एमक्यूएम का भी नाम लिया, बाकी तो छोड़े। उनमें भी आप मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी के बंदे को जबकि हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी वो थे, उनके ऊपर कब अटैक हुआ? उसने इतने बड़ी जनखसी की, इमरान खान ने जलसा किया, नवाज शरीफ ने जलसा किया, पीपल्स पार्टी ने किया, मौलाना फजल रहमान ने किया, तहरीर कादरी ने किया, किसी पे नहीं हो रहा है। लेकिन वाहिद एएनपी जब 4 सतह भी जलसा करता है वहां भी खुदकश होता है। मर्दान में जब खैबर खान उठी जाता है वहां भी वो धमाका हो जाता है। तो हकीकत कुछ और है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि कोई इस गलतफहमी में न रहे कि एएनपी के बाद पे सबका नंबर है, क्योंकि वो जमहूरियत के खिलाफ है। अच्छा, आप क्या समझते हैं? अभी अवामी नेशनल पार्टी को निशाना बनाया गया है, लेकिन एहसानुल्लाह एहसान जो तर्जमान है तहरीक तालिबान के, वो तो कहते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनके निशाने पर है।
बिल्कुल वो कहता है, लेकिन हम तो कहते हैं कि अल्लाह ताला उनको हिदायत है। वो क्यों ऐसा करता है? क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारा अकीदा खुदा और खुदा के रसूल पे है। अगर ये इस तरह से बरमला कह रहा है कि मैं मारूंगा तो वो मतलब क्या लेना चाहता है? क्या उसकी ये जो अपनी बादशाह है क्या सारी कायम दायम रहेगी? ये ऐसा कहना या किसी को मारना, हम तो अदम तशद्दुद के, हम उनको समझाने के, हमने तालिबान से बात करने की, भैया आप चाहते क्या हो? हमने एपीसी भी करवाया, हमारी कोशिश कल भी यही थी, आज भी यही थी, हमने कुर्बानियां दी। मजीद हमारा एक एक कारकुन तक वो शहीद करना चाहे तो कर दे शहीद, लेकिन हमारी यही आवाज आएगी कि दहशतगर्दी है और दहशतगर्दी सारी दुनिया में नहीं होना चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ये कहती है कि 50 लाख आबादी होगी है कराची में पश्तून आबादी, इसी में तालिबान है, तो फिर जिम्मेदारी ज्यादा पश्तून आबादी की नहीं है कि वो निशानदेही करें इन लोगों की? ये बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन ये करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल बल्कि नामुमकिनात बन गया, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस, उनका नेटवर्क आपके इदारों से भी ज्यादा तेज है। जो बता उनकी इंफॉर्मेशन देगा तो पहले वही, और कई लोग इसमें जान खो बैठे हुए हैं। हर आदमी को डर और खौफ होता है, और बदकिस्मती यही है कि अगर अवाम का जो आप कहते हो 40 या 50 लाख आबादी वाकई पख्तूनों की है और दुनिया में सबसे बड़ी आबादी पख्तूनों की कराची में है, लेकिन वो लोग वजीरिस्तान से स्वाद से निकल के उन्होंने वो वाकयात किए, उसने अमेरिका को और उन्हें नेटा को जो टफ टाइम दिया हुआ है, तो जाहिर बात है कि वो एक नेटवर्क करते हैं और वो वार इस तरीके से करते हैं, वो आप में और हम में। रेंजर्स है, दूसरे इदारे हैं, इंटेलिजेंस वाले हैं, ऑपरेशन करते हैं, कई लोग गिरफ्तार होते हैं, इंकशाफात से मजीद बातें पता लगती हैं। फिर क्यों नहीं ये काम रुक रहा? क्यों तालिबान जो है मुसलसल मजबूत होते चले जा रहे हैं? यहां तक कहा जा रहा है कि अब तो कराची उनके घेरे में है। देखो ये आपकी हकीकत है कि ऑपरेशन हो रही है, मगर वो ऑपरेशन जो उसके लिए वक्त के ऊपर करना चाहिए था वो नहीं किया। और अब भी जिस तरीके से रेंजर्स ने, पाकिस्तान रेंजर्स ने जो काम अभी शुरू किया है, जो 2 जवान के शहीद हुए, उसके बाद पिछले 10 या 12 दिन में आप देखो वो जो किलिंग है वो कम भी हो गई, अभी 20 और 25 से 4 और 5 पे आ गया। कराची बहुत बड़ा शहर है और ये बहुत मुश्किल काम है, और वो आबादियां ऐसी है कि वहां पे इनके रेंजर्स को, उनको पे या फौज को या पुलिस को इतना आसान भी नहीं है। लेकिन इस वक्त जो जिस तरीके से इन्होंने शुरू किया है, मैं आज तहसील पेश करता हूँ, और इसको कंटिन्यू अगर रखेगा तो ये खत्म भी हो सकता है और ये हो भी सकता है। अब जिस तरीके से रेंजर्स ने 10 से 15 दिन शुरू किया है, अगर ये पहले करता तो कितना अच्छा होता। ये ऑपरेशन जो है इसको बढ़ाना होगा और फिर जो है इनकी ताकत कम हो सकती है। मुझे बताएं, अगर जिस तरह आप पर थ्रेट है, अवामी नेशनल पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है, तो फिर आप इलेक्शंस कैसे लड़ेंगे? देखो हमने तो पहले से अभी ऐलान किया, 2 दिन पहले भी हमने किया है कि भैया आप जो है, हम बड़ी जलसे और रैलियां नहीं कर सकते। वो तो आपने सामने देखा कि चाहता था हमारी कोई जगह सेफ नहीं। कल भी हमारे वो जो प्रोफेसर था स्कूल का, वहां पे बच्चा भी आज शहीद हो गया, उसके बाद मर गया और वो प्रोफेसर को शहीद कर दिया गया। वो हमारे एक अहदेदार का जो हमारे PS90 का कैंडिडेट था, उनका तजवीज और तहत नहीं लगा और उनको ट्रेड भी मिल रहा था, उनको शहीद कर दिया। तो जाहिर बात है हमारे लिए मुश्किलात है, लेकिन इस मुश्किलात के बावजूद जब हजरत बादशाह खान बाबा ने अपनी जद्दोजहद नहीं छोड़ी, वली खान साहब ने अपनी जद्दोजहद नहीं छोड़ी, हमारे खिलाफ तो ये अंग्रेजों ने भी आपने इस्तेमाल किए, तो हमारे लिए कोई मसला नहीं, हम कोशिश करेंगे। लेकिन हम अपने कारकुन और तंजीमों के जरिए जो भी मीडिया आपके तवज्जो से, हम मीडिया से भी अपील करेंगे कि वो ANP को तवज्जो दे, हमारे स्टेटमेंट, हमारे बयान दे, क्योंकि अगर हम हक में, अगर हम अब तो इलेक्शन का दौर है, जो आप बात कर रहे हैं, आप हुकूमत में थे, तो फिर ऑपरेशन तो तब होना चाहिए था जब आपकी हुकूमत थी। बेहतर यही है जिक्र मोहब्बत न चिड़िए, बेहतर यही है जिक्र मोहब्बत न चिड़िए, नक्शा बिगड़ गया तो बनाया न जाएगा। पीपल पार्टी ने हमें तबाह किया हुआ, पीपल पार्टी ने सिंध में, कराची में हमें कोई साथ नहीं दिया। फिर भी आपने 5 साल का साथ दिया शाहिद सईद साहब। 5 साल साथ देने के बाद अब आप ये किस तरह कह सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद सईद अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मानते हैं कि अब कराची, खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाके तालिबान के घेरे में है और ऑपरेशन करना होगा, मगर उनसे सवाल जिस तरह हमने पूछा कि ये बात तब क्यों नहीं हुई जब वो हुकूमत में थे। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। खबरदार, होशियार बाश, धोखेबाज पार्लियामेंट के ख्वाब देखना छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट जाग रही है, सियासी जमातों को टिकट जारी करने में मुश्किल। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि धोखेबाज और झूठ बोलने वाले अफराद पार्लियामेंट को तरसते रह जाएंगे। अदालत ने हफ्ते की रात इस अमर का सख्त नोटिस दिया कि बहुत से साबिक अरकान पार्लियामेंट अपनी डिग्रियों की तस्दीक नहीं करवा रहे। इस सुओ मोटो केस की आज समाअत के दौरान अदालत को बताया गया कि अभी तक 189 अरकान पार्लियामेंट ने अपनी डिग्रियां ही तस्दीक के लिए जमा नहीं करवाई। 58 अरकान की डिग्रियां दुरुस्त साबित हो चुकी हैं, जबकि 28 अरकान के खिलाफ
जाली डिग्री रखने के मुकदमात चल रहे हैं। अदालत ने उन तमाम साबिक अरकान पार्लियामेंट को एक आखिरी मौका देते हुए 3 दिनों के अंदर अंदर डिग्रियों की तस्दीक करवाने की मोहलत दे दी है। इलेक्शन कमीशन 5 अप्रैल को रात गए तक डिग्रियां वसूल करेगा और जिसने डिग्री तस्दीक के लिए जमा न करवाई उस पर पार्लियामेंट और इंतखाबात के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिग्रियों की तस्दीक के अमल में सुस्त रवि का नोटिस लिया। अदालत का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा करवाने की मियाद तो बढ़ा दी मगर स्क्रूटनी के लिए सिर्फ 7 दिन मुकर्रर किए। अदालत के इल्म में लाया गया कि 11 मई को होने वाले इंतखाबात के लिए BA की डिग्री लाजमी नहीं। इस पर जस्टिस अजमत सईद का कहना था कि 2008 की पार्लियामेंट की अहलियत के लिए BA की डिग्री लाजमी थी और जिन लोगों ने जाली डिग्रियां दिखाकर अपनी अहलियत साबित की वो आइन के आर्टिकल 62-63 के तहत सादिक और अमीन नहीं। इसलिए जरूरी है कि बाकी के भी तमाम 189 के 189 साबिक अरकान पार्लियामेंट की डिग्रियां भी चेक की जाएं। अदालत इलेक्शन कमीशन के जरिए पार्लियामेंट के बाहर एक ऐसी छलनी लगाना चाहती है जो बदउनवानों को पार्लियामेंट के अंदर जाने से रोके। उम्मीदवारों के किरदार की जांच परख के लिए बेरहमाना रवैया अख्तियार करने का अज़्म और इसका इजहार सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जा रहा है। शायद इसीलिए अब तक सियासी जमातें अपने अपने नुमाइंदों को टिकट जारी नहीं कर पा रही। शायद इसकी वजह यही खौफ है कि उनका उम्मीदवार कहीं नाअहल ना हो जाए। दूसरे लफ्जों में सियासी जमातें इस वक्त दबाव का शिकार नजर आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बड़े पैमाने पर आर्टिकल 62-63 की तलवार चल सकती है। आइन का यह आर्टिकल हो सकता है कि आइन तोड़ने वालों का तो कुछ बिगाड़ ना पाए, अलबत्ता ऐसे लोगों की अपनी शहादत का शदीद खौफ है जो जाली डिग्री का दाग लेकर भी आवाम की नजरों में नहीं गिरे। मेरी मुराद जमशेद दस्ती से है। सुप्रीम कोर्ट की सियासतदानों पर उकाब सी आंख। इलेक्शन कमीशन के हाथ में 62-63 की जनरल ज़िया मरहूम की थमाई हुई मगर 2 धारी तलवार के होते हुए सवाल जन्म लेता है कि क्या ये इदारे अवाम के हक के इंतखाब को महदूद नहीं कर रहे। इस पर बात होगी। हमारे साथ हैं मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी इत्तलात जनाब सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर जनाब कमर जमान कायरा साहब, आपसे शुरू करते हैं। क्या कोई झगड़े हैं जिसकी वजह से अभी तक टिकट्स किसको देने हैं फाइनल नहीं हो पा रहा? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बड़ी सियासी जमातें होती हैं उन्हें जो पूरे मुल्क के फैसले करने होते हैं। हमारा PMLQ के साथ भी सीट एडजस्टमेंट चल रही है, डायलॉग डिस्कशंस होते रहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने उन कैंडिडेट्स को जिनको उन्होंने क्लियर कर दिया उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है। नॉमिनेशन पेपर सारी जमातों के भर दिए गए हैं और सिर्फ पीपल्स पार्टी ही नहीं बल्कि PMLN भी और PTI भी, इन सारी जमातों के बहुत सारे इलाकों के टिकट अभी तक अलॉट नहीं किए गए। इन्फॉर्म कर दिया गया है लोगों को, क्योंकि टिकट जो है वो जमा कराने होते हैं जो सिंबल अलॉट होते हैं। तो अभी उसका टाइम भी नहीं आया और डिस्प्यूट ऐसी बात नहीं है। हाँ, जमातों के अंदर ये जरूर होता है, मैं चाहता हूँ मैं MPA लड़ूं या मैं MPA था, मैं चाहता हूँ मैं MNA का इलेक्शन लड़ूं या मेरी और कोई ख्वाहिश होगी, तो जमातों में ये एडजस्टमेंट जरूर होती है। ये तो जमातों का सही। बहुत शुक्रिया कायरा साहब। मुशाहिदुल्लाह साहब, अंदर की कहानी बताएं, सच से बताएं, मामला है क्या? क्या ये खौफ है कि कहीं दोहरी शहरियत और डिग्री पर झूठ तो नहीं बोला हुआ आपके उम्मीदवारों ने, जिस तरह से अभी तक देखा जा रहा है कि कौन सही है कौन गलत, टिकट ही नहीं दिए गए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि हमने काफ़ी हद तक तो अपना काम कर लिया है, लेकिन हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी ख़ास तौर से पंजाब में कि एक एक सीट पे कई उम्मीदवार हैं और बड़े बड़े टैलेंटेड हैं। मतलब कि मुश्किल हो रहा है कि किसको टिकट दिया जाए किसको ना दिया जाए जी। और इसलिए हमें बहुत ज़्यादा गौर व खौस करना पड़ रहा है, पूरा दिन पूरी रात। और तकरीबन 3 सूबों का तो हम कर चुके हैं, पंजाब के भी आधे से ज़्यादा हो गए मेरा ख्याल है। 3-4 दिन में बाकी भी फाइनलाइज हो जाएंगे जी। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम ऐसे कैंडिडेट सपोर्ट अप करें कि जो यानी कि जो इलेक्शन कमीशन की जो शराइत हैं उस पर भी वो पूरे उतरें। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात हो सकती है, इसलिए कि हमारे पास वो अदारे या वो डेटा तो नहीं है, लेकिन अपने तय कोशिश कर रहे हैं। और फिर ये भी है कि ऐसे के उम्मीदवारान के जो यानी कि अच्छी शोहरत के मालिक हों और जीतने की भी सलाहियत रखते हों। सही। तो और फिर यह है कि जिन पार्टियों के पास कैंडिडेट्स की तादाद कम होती है उनके फैसले जल्दी हो जाते हैं। जिन पार्टियों के पास कैंडिडेट्स की तादाद ज़्यादा या बहुत ज़्यादा हो जाए तो उन्हें बहरहाल मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमारी पार्टी जो है वो तो मुश्किलात का सामना करना
इसलिए जानती है कि पिछले 10-12 साल में हमने बड़ी जद्दोजहद की है और इस पर भी हम काबू पा लेंगे। और ये मान लें हम मुशाहिदुल्लाह साहब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ साथ तहरीक इंसाफ भी एक बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है, क्योंकि उनको भी मुश्किलात का सामना है, उधर भी टिकटें अभी तक फाइनल नहीं हो सकी। ये असल में आप लोग कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है, इसलिए कि देखें होता ये है, वो तो क्रिकेट वाली पार्टी है ना, मतलब कि डायरेक्ट तो कभी कोई फाइनल खेल ही नहीं सकता ना, हमेशा क्वालिफाइंग राउंड होता है जी। वो ना उन्होंने कोई क्वालिफाइंग राउंड खेला है ना कोई ज़मीनी इंतखाब लड़ा है, तो वो बहुत बड़ी पार्टी कैसे हो गई भाई? जब तक वो साबित नहीं करेंगे इस इलेक्शन में कितनी उन्हें सीटें मिलती हैं क्या नहीं है, तो कैसे उनको बड़ी? मेरे नज़दीक तो वो बहुत छोटी पार्टी है सही। और इलेक्शन का नतीजा आपको बताएगा। ये फरमाइए, आज पीपल पार्टी और हमारे उम्मीदवारों के साथ ये हुआ कि जब कागजात नामजदगी जमा करवाने वो गए हैं तो उनसे दुआए कुनूत किसी से सुनी गई, किसी से कलमों के बारे में पूछा गया, नमाजों के बारे में पूछा गया। आप भी ये काम कर रहे हैं इससे पहले कि आपके उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, आप जब सिलेक्ट कर रहे हैं टिकट के लिए, ये बातें हो रही हैं? क्या कुछ देखा जा रहा है? देखें, बात यह है कि हम जो है राइट विंग की पार्टी हैं, हम मतलब कि मजहबी जमात तो नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल मज़हब पे पूरा यकीन करते हैं, उस पर अमल दरामद भी करते हैं और बड़े बड़े हमारे पास मुत्तकी और परहेजगार लोग हैं और अमूमी तौर पे नमाज पढ़ना, तलावत से मीटिंग का इब्तिदा होना, ये हमारे यानी कि रवायात हैं पार्टी की। तो अगर ऐसा होगा भी तो मैं नहीं समझता कि कहीं को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। हाँ, उन पार्टियों में ये प्रॉब्लम आती है कि जो यानी कि इशा के वक्त जो है इशा की नमाज नहीं पढ़ते बल्कि कुछ और करते हैं। ये बताइए, अब सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन हमें नजर आ रहा है उनकी भरपूर कोशिश है कि जाली डिग्री वाले जिन्होंने झूठ बोला 2008 के इलेक्शन में कि वो बीए की डिग्री रखते हैं और दौर शरीयत पर भी उन्होंने झूठ बोला, 62-63 उन पर अप्लाई होता है और वो अहल नहीं है, ये वाज़ेह हो चुका है। 189 अरकान हैं जिन्होंने अभी तक तस्दीक नहीं करवाई, आपके लोग भी इसमें शामिल हैं। चौधरी निसार ने बड़ी मुखालफत की थी जब ये बात हुई थी तस्दीक की, अब क्या किया जा रहा है इस पर? देखिए, बात यह बड़ी सिंपल सी बात है, जिसकी डिग्री जाली होगी वो किसी भी पार्टी का हो जी, वो उसको इलेक्शन में नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन पे हमारा पूरा एतमाद है। इलेक्शन कमीशन से गलती तो हो सकती है, लेकिन एज एन इंस्टीट्यूशन पूरी कौम का उन पे एतमाद है और जब आपने एतमाद किया तो उनके फैसलों को भी तस्लीम करना पड़ेगा जी। अच्छा, क्या यह भी देखना चाहिए कि जाली डिग्रियां बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इन सब ने यह किया? देखें, ये इसकी हिस्ट्री यह है कि ये परवेज मुशर्रफ के दौर में उन्होंने कुछ लोगों को आउट करने के लिए ये शिक लगाई थी, हालांकि दुनिया में इस तरह की शिक कहीं नहीं होती। जॉन मेजर जो था उसने मैट्रिक भी पास नहीं किया था, इसलिए कि ये जो पॉलिटिकल सेंस होती है इसका ताल्लुक डिग्री से नहीं होता। बड़े बड़े पीएचडीज होते हैं, उन्हें सियासत का पता नहीं होता। अच्छी बात है पढ़े लिखे लोग आए, लेकिन ये सियासत जो है ना, ये एक अलग सब्जेक्ट है, ये इंतहाई पेचीदा, बारीक और मुश्किल है। ये हर एक के बस की बात नहीं है। जिसके बस की है वो पीएचडी है या एमए है, बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ा लिखा, बहुत सारे अनपढ़ लोग भी इतने ज्यादा सियासी हैं और उन्होंने अवाम की खिदमत की है, तो ये यानी कि ये इसमें कुछ सेट यानी कि आप फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया मुशाहिदुल्लाह साहब, लेकिन असल बात बहुत शुक्रिया मुशाहिदुल्लाह साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। उनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून के पास, जिस तरह पीपल्स पार्टी के कायरा साहब कह रहे थे कि बहुत से लोग हैं और हर कोई चाहता है टिकट उसे मिले, इसलिए मुश्किलात का सामना है और जल्द ही उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे। उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। इलेक्शन होते रहेंगे, निगरान हुकूमत पहले बसंत मनाएगी, सैयां बहे कोतवाल, अब बो काटा तो होगा। इलेक्शन तो होते रहेंगे, पंजाब की निगरान हुकूमत पहले बसंत मनाएगी, जिसके लिए 17 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। खबर यह है कि इंतजामिया को धाती डोर का इस्तेमाल रोकने और बसंत के हवाले से इक़दाम करने का टास्क सौंप दिया गया है। जिला इंतजामिया को हिदायत की गई है कि वो लोगों को धाती डोर के इस्तेमाल से रोकने के लिए तशहीरी मुहिम चलाए, इनमें शोर उजागर करने के लिए इक़दाम किए जाएं। बसंत के मौके पर धाती डोर और दूसरा खतरनाक मटेरियल इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह हुक्मनामा जारी करने वालों को इससे क्या फर्क पड़ता है?
कि उन्हें निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी साफ शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए सौंपी गई है या खूनी कहलाने वाले त्यौहार की इजाजत देने के लिए? उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि धाती डोर से कितने बेगुनाहों की गर्दनें कटी, कितनी माओं की गोदें उजड़ गई, कितने बच्चे बाप के साए से महरूम हुए, कितनी बहनों के भाई ये खूनी खेल निगल गया। बसंत मनाने का फैसला करने वाले कौन से मोटरसाइकिल पर सफर करते हैं जिनकी गर्दनें डोर्स के निशाने पर रहें? यह मंजर भी देखने वाला होगा कि चंद दिन पहले तक जो इंतजामिया पतंगबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती रही है, अब उसी पतंगबाजी की तशहीरी मुहिम चलाएगी। लेकिन सवाल यह भी अहम है कि जिनके घर इस बसंत ने उजाड़े, उन लोगों के सवालों के जवाब कौन देगा? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दानिश्वर, तजिया निगार, कॉलम निगार और या मकबूल जान साहब, और फोन लाइन पर हमारे साथ हैं साबिक सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह साहब, क्यों जब ये इतना मुश्किल है, आपके दौर में भी पुलिस नहीं काबू कर सकी, तो फिर अब क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है कि इजाजत दी जाए बसंत मनाने की? इतना खतरनाक होता है? देखिए, मेरा ख्याल है कि नजम सेठी साहब जो हैं हमारे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, वो ज़ाती तौर पे मुझे याद पड़ता है कि वो बसंत पे पाबंदी के फैसले के हामी नहीं थे। तो मेरा ख्याल है कि शायद इस फैसले में भी उनकी जो ज़ाती एक उनकी सोच है, तो उसका जो है वो अमल दखल हो। लेकिन इसमें हुकूमत के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अगर किसी के मासूम बच्चे का या किसी भी इंसान का गला कटता है डोर से, तो हुकूमत को उस चीज को जो है उसका जवाबदेह होना जो है हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल पड़ेगी इस बात में। सही, बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब। और ये साहब आपने सुन लिया, साबिक सूबाई वजीर हैं पंजाब के, और वो कहते हैं कि बड़ा मुश्किल काम है। उन्होंने बड़ी कोशिश की इसको रोकने की, लेकिन नहीं हो सका। 30 से ज्यादा लोग सिर्फ 5 सालों में जाँ बाक हो चुके हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। 1500 से ज्यादा जख्मी हुए। क्या जरूरत है इस मसले की? देखिए, इसका बेसिक रेफरेंस दिया जाता है, वो दिया जाता है कि हमारा ये कल्चर है। ठीक है, पहली बात तो ये है, इसका मतलब ये है कि आज रोमन्स खड़े हो जाएं कि हम ग्लैडिएटर्स का गेम शुरू करवाएंगे, क्योंकि हमारा कल्चर था। एक बंदे को पालेंगे और उसको खूनी भेड़ियों के सामने, शेरों के सामने रख देंगे, या दो लोगों को आपस में उस वक्त लड़ाते रहेंगे जब तक एक बंदा मर ना जाए, या वो रोमन गेम शुरू कर देंगे जिसकी औरतें जो है उनके पीछे कैदी को छोड़ दिया जाता था, सब कुछ किया जाता था। या आप खूनी किस्म की वो जो स्पेनिश जो होती है बुल फाइटिंग जो उसको शुरू कर देंगे कि जब तक वो मरता नहीं, या बैल मरता नहीं, या इंसान मरता नहीं, ये करेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि पश्तूनों के अंदर एक बहुत जबरदस्त रिवायत थी, और बलोचों के अंदर भी थी, कि वो शादी के ऊपर फायरिंग करते थे। जी, नवाब अकबर बुगटी में असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा था, हमने 144 लगाई कि आप नहीं कर सकते। नवाब अकबर बुगटी भी था वहां पर। आप अंदाजा करें कि उससे हर साल 70 to 80 डेथ्स होती थी कोयटा के और पूरे बलूचिस्तान के अंदर। पाबंदी लगा हवाई फायरिंग से शादी पर। अच्छा, अब भी होती है, अब भी होती है। पाबंदी लगा दी। मुझे पास एक पश्तून आया, उसने कहा जी आप मुझे परमिशन दे, मैं 3 फायर करना चाहता हूं, इसलिए कि ये मेरी रिवायत है। मैंने कहा तुम बताओ तुम पश्तून कब से हो? कहता 3000 साल से। मैंने कहा ये बंदूक कब बनी थी? 100 साल से बनी थी, उससे पहले क्या करते थे? मसला सारा ये है कि 25 साल से पहले जब ये बसंत बनानी शुरू की गई है, जब अदाकाराएं और सारे कुछ मैगजीन में आनी शुरू हुई हैं, और जब वो एक हवेली के ऊपर वो बननी शुरू हुई, उससे पहले लाहौर क्या करता था? क्या इस तरह? मैं हिंदुस्तान के अंदर बसंत के त्यौहार में 18 शहरों में गया हूँ। पूरे इंडिया में जिनका ये त्यौहार मजहबी त्यौहार है, वहां मैंने कभी मजहबी त्यौहार, प्योर मजहबी, बसंत पंचमी उनका मजहबी त्यौहार है, वहां पर मैंने पतंग उड़ते देखी है, वहां मैंने इस किस्म के और मामलात देखे हैं। पाक लाहौर के अंदर उसको एक ऐसी कैफियत बना दी और उसके अंदर खून में नहलाया लाहौर। लेकिन ये जो कहा जाता है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है, तशहीरी मुहिम चलाएं, मुझे ये बताएं, खतरनाक डोर ना इस्तेमाल की जाए, आप कंट्रोल कर लें। क्या उस एक बच्चा जिसके गर्दन पे डोरी चले, क्या उसके लिए चीफ मिनिस्टर नजम सेठी साहब जिम्मेदार होंगे कि उस खून का मैं जिम्मेदार हूं? आप जिम्मा ले लें और चला लें। इकोनॉमिक एक्टिविटी का कहा जाता है कि इकोनॉमिक जनरेट होती है, रोजगार मिलता है लोगों को। देखिए, पहली बात तो यह है कि क्या रोजगार के और कोई जरिए इस मुल्क के अंदर खत्म हो गए? क्या आप इस मुल्क के अंदर एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बिल्ड नहीं कर सकते? आप इस मुल्क के अंदर नौकरी और वैसे नहीं दे सकते? आप इस मुल्क के अंदर कोई और बिजनेस एक्टिविटी डेवलप नहीं कर सकते? आपने बसंत से ही करनी है। यानी आप जब तक खून नहीं बहाएंगे, आप लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। और आपका एक्सपीरियंस्ड है, बार बार आपने पाबंदी लगाई, बार बार आपने इसको किया, बार बार आपने पाबंदी लगाई, बार बार आपने लेकिन कंट्रोल नहीं। लेकिन मसला सारा ये है कि आपने इसी सूरत हाल के अंदर आगे। पहली बात यह है कि जिस जमाने में बसंत हुआ करती थी वो होती थी लाहौर की वॉल्ट सिटी के अंदर। और वॉल्ट सिटी के अंदर मसला सारा ये था कि ऊपर वो होती थी, बसंत के अंदर वो लोग उसी तरह रहते थे। ये जब उसके बाद उस त्यौहार को उन्होंने हमने लेके गए बाहर और हर जगह, और
उसको रात की बसंत बनाएगी। अब इसका कोई हल नहीं है सिवाय इस पर पाबंदी के। देखिए मैंने आपको बताया ना कि पश्तूनों की रिवायत के मुताबिक कोयटा शहर में हमने खुद पाबंदी लगाई, और बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि पहला बंदा जो पकड़ा गया था नवाब अकबर बुख्ती का पर्सनल गनमैन अयूब बलोच था। और पाबंदी के अलावा, और ये मकबूल जान साहब भी कहते हैं, साबिक सूबाई वजीर कानून सनाउल्लाह भी हमारे प्रोग्राम में कह रहे हैं कि और कोई हल नहीं है जाने बचाने के लिए। लगता है कोई गलत मशवरा दिया गया है निगरान हुकूमत को। उनका काम सिर्फ और सिर्फ साफ और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाना है। ऐसे त्यौहार जिनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है और जो खूनी होते हैं उनको मनाने की कोई जरूरत नहीं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह।